प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो क्वांटम यांत्रिकी वाला चैप्टर था वो अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने बात की है कृष्णिका की, प्लांक विकिरण की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ठोसों की ऊष्माधारिता की, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर सिद्धांत, क्रॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली की परिकल्पना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की परिकल्पना। बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की परिकल्पना बहुत ही अच्छी परिकल्पना थी। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि कोई भी दो चीज़ें जब हम उसकी स्थिति और संवेग, संवेग का मतलब वेग, संवेग p इक्वल टू m इंटू वी, तो यानी उसका वेग, हम किसी भी वस्तु की स्थिति और संवेग या उसका वेग एक साथ मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्थिति मालूम करेंगे तो उस जगह वेग जीरो हो जाएगा, और अगर हम संवेग या वेग मालूम करेंगे तो उस समय उसकी स्थिति हम निश्चित नहीं कह सकते कि वो इस समय पे यहाँ होगा, उस समय उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का। उसने एक ही बात कही थी कि हम दोनों चीज़ें एक साथ एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हमने ये सेंसोडियल जावाक्रिय चिरसम्मत तरंग समीकरण सिद्धांत को पढ़ा, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताया आपको, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स बताया आपको, आइगन फलन और आइगन मान बताया आपको, और क्वांटम की डिफरेंट जो पोस्टुलेट्स थी वो बताई, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स अपन ने किया, और लास्ट में हाइड्रोजन जैसे तरंग फलनों का हमने अध्ययन किया। इन सब बातों में बच्चों जो विशेष हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग हम हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर भी करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, क्रॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत मैंने थोड़ी देर पहले अभी दोबारा से बताया आपको, और ये साइन वेव, ऑपरेटर, वन डायमेंशन बॉक्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको आप विशेष रूप से कर लेना, क्योंकि इन पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो अपने को पूरा ही चैप्टर तैयार करना है, पर ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले इन पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और डिफरेंट कंपटीशंस में आते हैं, और जितने आप अच्छे से इनको तैयार कर लोगे उतना अच्छी आपकी क्वांटम केमिस्ट्री हो जाएगी। बायो वालों बच्चों को थोड़ी ज़रूर दिक्कत हो सकती है, तो वो अपने मैथ्स वाले साथियों से सहायता ले लें या हमें मैसेज कर दें। जो पार्ट उनको समझ में नहीं आया होगा उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगा। जो भी पार्ट उनको समझ में नहीं आया वो मैसेज डाल दें कि हमें ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, मैं उसका वीडियो बना के दोबारा से अपलोड कर दूँगा। या अगर आप फ़ोन पे समझना चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब बेटा मैं जो आपको पूरा चैप्टर था उसकी कुछ समरी बता रहा हूँ जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ध्यान से सुनो। वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। कई बार डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई आइडियल ये कृष्णिका, तो इसके लिए आप बता सकते हो वीन के विस्थापन नियम अनुसार अधिकतम जो ब्लैक बॉडी होती है ना, आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतः अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी एक सिंगल वेव भी बाहर नहीं जाने देती रेडिएशन की, उसको हम कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। वीन के विस्थापन के नियम अनुसार अधिकतम विकिरणों के संगत तरंगदैर्घ्य कृष्णिका के परम ताप के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लैम्डा मैक्स होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T। प्लांक वितरण नियम के अनुसार विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन कृष्णिका कक्ष में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों द्वारा होता है। प्लांक द्वारा विकिरित ऊर्जा का घनत्व समीकरण PV इक्वल टू 8π/c³ इंटू hν/e⁻⁻kT-1, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके द्वारा मालूम कर सकते हैं। धातु की सतह को विकसित करने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। बेटा देखो, इसमें जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से निकालते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी, नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में जब अपन फर्स्ट डे और सेकंड डे यानी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। और इससे जस्ट आगे वाला अपना बेरिलियम, बोरोन, और ये वाला जो पार्ट था अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या होते हैं बेटा, इनके आईपी का मान कम होता है। आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसलिए इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो देहली ऊर्जा है वो भी कम होगी, और ये एक जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली रिमूव कर देते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जब इन पे सनलाइट्स आएंगी तो ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। अब जितनी ऊर्जा इसकी आईपी की है या W0 की है या थ्रेशोल्ड एनर्जी की है, उतनी ऊर्जा तो इसको बाहर निकलने की नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा ऊर्जा डालोगे वो पूरी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, उसकी गतिज ऊर्जा में। तो 1/mv² बराबर hν बराबर hν0। बोहर प्रतिरूप के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है वो R = h²/z n²e0/πe0², और E = आ जाएगा -z²e4υ/8π²h²e0²। क्रॉम्पटन की धारणा के अनुसार एक्स किरणों के किसी कण से टकराने पर विकसित होने वाली किरणों की तरंगदैर्घ्य की वृद्धि डेल्टा लैम्डा जो चेंज होता है वेवलेंथ में वो 2h/mc sin²θ/2। डी ब्रोगली की परिकल्पना अनुसार प्रकाश और पदार्थ दोनों निम्न समीकरणों की अनुपालना करते हैं। लैम्डा = h/p या h/mv, p = mv होता है। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल क्या है बेटा, Δx × Δp = h/2π। यहाँ Δx है स्थिति में अनिश्चितता और Δp है संवेग में। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम स्थिति और संवेग एक साथ सही मालूम नहीं कर सकते। स्थिति मालूम करेंगे तो वेग 0 हो जाएगा, वेग मालूम नहीं कर सकते। वेग मालूम करेंगे तो स्थिति निश्चित नहीं रहेगी। श्रोडिंगर तरंग समीकरण ∇2 ψ/x², ∇2 ψ/y², ∇2 ψ/z² प्लस 8π²m/h² E - v ψ = 0। ये बेटा 3D के लिए है। अगर 1D के लिए चाहिए, x के लिए चाहिए तो d² ψ/x², 8π²m/h² E - v ψ = 0। इसी तरह y एक्सिस के लिए चाहिए आपको तो d² ψ/dy², 8π²m/h² E - v ψ = 0। इसी तरह अगर आपको z एक्सिस के लिए चाहिए बच्चों तो d² ψ/dz² प्लस 8π²m/h² E - v ψ = 0। इस तरह से हम तीनों डायरेक्शंस में x, y, z तीनों की अलग अलग निकाल सकते हैं, और कंबाइंड निकालनी हो बेटा तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या बताता है, टोटल एनर्जी। तो H = -h²/2m d²/dx² प्लस Vx। यहाँ V है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और जो पहले वाली टर्म है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी एक डायरेक्शन में, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पे d²/dx²। और अगर हमें तीनों डायरेक्शन में चाहिए बच्चों तो क्या हो जाएगा, H = -h²/2m d²/dx² प्लस d²/dy² प्लस d²/dz²। इससे हम प्लस Vx, Vy, Vz, इससे हम 3D में मालूम कर सकते हैं। 1D में चाहिए तो एक डायरेक्शन ले लो, 3D में चाहिए तो 3 ले लो, 2D में चाहिए तो 2 ले लो। और जो नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन होती है वो बेटा अपन जानते हैं, इंटीग्रेशन साई² d2 = 1। यहाँ साई* क्या है, साई* है इस साई का कॉन्जुगेट, यानी 2 + 3 आयोटा है साई। आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो 2 - 3 आयोटा होगा इसका कॉन्जुगेट। जैसे एसिड बेस का कॉन्जुगेट होता था ना, एसिड का कॉन्जुगेट निकालने के लिए H+ निकाल देते थे, और बेस का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम OH- निकाल देते थे। उसी तरह अपनी क्वांटम में भी कॉन्जुगेट वेव फंक्शंस होते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे एक अपना साई हुआ 2 + 3 आयोटा, तो साई* हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। और ऑर्थोगोनलिटी लंबकोणीयता की शर्त क्या है बच्चों,
साई स्टार डी टू इज इक्वल टू 0, यानी नॉर्मलिटी में साई स्टार 1 होता है और ऑर्थोगोनलिटी में साई स्टार 0 होता है। आइगन फलन, कोई ऐसा ऑपरेटर हो जैसे ए है यहाँ पे, ए साई इज इक्वल टू ए साई, यहाँ ए ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन पे अप्लाई किया तो साई का कुछ मल्टीपल दिया, तो ये उसका ये आइगन फंक्शन कहलाएगा, ये आइगन ऑपरेटर कहलाएगा और ये आइगन वैल्यू। यदि किसी फलन को किसी संकारक से संकारित करने पर वही फलन और एक संख्यात्मक मान का गुणनफल प्राप्त होता है तो उस फलन को आइगन फलन व प्राप्त होने वाले संख्यात्मक मान को आइगन मान कहते हैं। वन डायमेंशन बॉक्स की बात अपन ने की बेटा, साइज इक्वल टू आ जाएगा √2a अपॉन साइन 2πx अपॉन a, और ऊर्जा हो जाएगी n² अपॉन 8ma²। h परमाणु के लिए समीकरण साइज इक्वल टू 1 अपॉन साई d² साई बाई d² माइनस ml²। तो ये बच्चों मैंने आपको समराइज किया पूरा अपना चैप्टर। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, वो वाला पार्ट मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।